खबरें तो रहेंगी, लेकिन सबसे पहले बात नारायणपुर की, जहां 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। बीजापुर नारायणपुर सीमा पर मुठभेड़ हुई थी, 5 हथियार भी मिले हैं। मुठभेड़ में 800 जवान शामिल रहे। नेशनल पार्क में यह मुठभेड़ चली है और 7 नक्सलियों को अब तक ढेर किए जाने की खबर मिल रही है। बीजापुर नारायणपुर बॉर्डर पर यह मुठभेड़, 5 हथियार भी बरामद किए गए। मुठभेड़ में 800 जवान शामिल रहे। नेशनल पार्क में यह मुठभेड़ चली है और इन नक्सलियों से हथियार भी मिले हैं। 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और जब से यह मुठभेड़ चल रही थी तब से ही बीच बीच में रुक रुक कर लगातार फायरिंग की आवाज आ रही थी और 7 नक्सली ढेर किए गए हैं, 5 हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन में 800 जवान शामिल रहे। नेशनल पार्क में यह मुठभेड़ चल रही थी। हमारे साथ एसपी गौरव राय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गौरव जी, क्या अपडेट है इस मुठभेड़ को लेकर? नमस्कार अपर्णा जी। जी नमस्कार। जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमावर्ती इलाके में, जिसमें जॉइंट ऑपरेशन में नारायणपुर दंतेवाड़ा बस्तर की डीआरजी बस्तर फाइटर्स के जवान थे और एसटीएफ के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में रुक रुक कर मुठभेड़ हुई है, जिसमें कुल 7 शव वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद किया गया विथ वेपन्स, 7 वेपन्स। और दिन की जो घटना थी उसमें नारायणपुर डीआरजी को 2 शव बरामद हुआ मुठभेड़ में और शाम में दोबारा जब मुठभेड़ हुई तो उसमें दंतेवाड़ा डीआरजी को 5 नक्सली शव बरामद हुआ जी। और जिस तरह के हथियार मिले हैं वो किस तरह के हथियार थे? इस समय ऑपरेशन में टीम है तो वहां से उनसे संपर्क टूट कर हो पा रहा है जी। तो वेपन्स तो क्लियर हुआ है, बट कौन से ग्रेड के वेपन्स से ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। बट 7 वेपन्स, 7 नक्सल यूनिफॉर्म बॉडीज रिकवर हुई जी। सर, मुठभेड़ खत्म हो चुकी है क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही दोबारा मुठभेड़ हुई जिसमें हमें 5 नक्सली शव बरामद हुआ। मुठभेड़ अभी जारी है जी। मुठभेड़ पर सर्च ऑपरेशन कर कितने और नक्सली वहां पर हो सकते हैं? नक्सली की संख्या ऐसे अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी हम लोग जो हमारी आसूचना थी ह्यूमन एड के हिसाब से और अदर टेकेंट और उन सब के हिसाब से भी, तो लगभग 30-35 की नक्सली का फॉर्मेशन था जिस पर से जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और 2 शव सुबह मिले नक्सलियों के, 5 शाम में मिले हैं और साथ ही हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू भी जुड़े हुए हैं जगदलपुर से ही हमारे सहयोगी। श्रीनिवास, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आज सुबह से जो मुठभेड़ चल रही है, जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 माओवादियों को, वर्दीधारी माओवादियों को ढेर किया है, जैसा कि दंतेवाड़ा एसपी ने पुष्टि कर दी है। जो वर्दीधारी नक्सली है वो काफ़ी बड़े नक्सली हो सकते हैं। फिलहाल जो जवान हैं उनकी सुरक्षित लौटने का समय का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वो इलाका घोर नक्सल इलाका है और रुक रुक के लगातार मुठभेड़ अभी भी चल रही है। तो कह सकते हैं कि जो 800 जवान जो संयुक्त पार्टी निकली थी, डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर बटालियन की जो टीम निकली थी, ये नेशनल पार्क चूंकि दंतेवाड़ा नारायणपुर बीजापुर का सरहदी इलाका है, तो इन बॉर्डर में जो मुठभेड़ हुई है और इन मुठभेड़ में जो माओवादियों की बड़ी संख्या में होने की सूचना जवानों को मिली थी, जिसके बाद जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और 7 नक्सलियों को ढेर किया है। साथ ही कुछ हथियार भी बरामद किए। जानकारी के अनुसार मिल रहा है कि 12 बोर, 300 बोर के साथ कई अत्याधुनिक हथियार भी जवानों ने जब्त किया है। फिलहाल जवानों को लौटने का इंतजार सुरक्षा महकमा कर रहा है जी। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी मुठभेड़ के लिए। वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने कॉलेजेस की लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि फर्जीवाड़ा करने वाले कॉलेजों के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। 20 मई को जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में कुल 132 कॉलेज थे। सीबीआई की छापेमारी के बाद आनन फानन में लिस्ट जारी की गई। लिस्ट में शामिल कई कॉलेजेस के संचालक फर्जीवाड़े में गिरफ्तार भी हुए हैं। मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग
अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य को पूरे तरीके से तबाह कर दिया है। उन्होंने सुटेबल कॉलेजेस की दोबारा जांच की मांग की है। एनएसयूआई मेडिकल विंग के नेता रवि परमार ने कहा कि विश्वास सारंग के चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस खोले गए। इन कॉलेजेस के पास ना तो तय मानक के मुताबिक बिल्डिंग थी और ना ही हॉस्पिटल। सीबीआई पर कोई विश्वास ही नहीं है। और दूसरी चीज, सीबीआई का इस पूरे निरीक्षण के दौरान उसका असली विद्रूप चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो गया है कि ये सीबीआई का असली रूप है। किस पर भरोसा करोगे आप बताओ। ये ऐसा पहले ही करना चाहिए था कि कोई हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस हो, न्यायमूर्ति हो, और उसके नेतृत्व में जिला अदालत के 2 जज हों। इस तरह से अगर 3 लोगों की कमेटी बनाते तो मुझे लगता कि कुछ इसके निष्कर्ष निकल के आते। सीबीआई तो पार्टनर हो गई। आपको नहीं पता है, सीबीआई ने पैसे तो लिए ही। सीबीआई ने प्राइवेट कॉलेज के लोगों से ये कहा कि ये कॉलेज हमारे फलाने भाई को आउटसोर्स कर दो। एक और एफआईआर कर दी गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह प्रयास किया कि मैं जेल से बाहर ना आ पाऊं, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की पूरी परतें उजागर करने में नर्सिंग छात्रों ने मेरा पूरा सहयोग दिया और आप सभी मीडिया साथियों ने मेरा सहयोग किया। उसकी वजह से ही आज ये मध्य प्रदेश में नर्सिंग महाघोटाला उजागर हुआ है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को गलत करार दिया। बीजेपी का कहना था कि बीजेपी करप्शन को लेकर नो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। इस मामले में भी सीबीआई कार्रवाई कर रही है। जिनके गले गले तक भ्रष्टाचार में जिनके नेता डूबे रहे हैं, आज वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जब जब जांच एजेंसियों ने पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की तो दर्द किसी को होता है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये कार्रवाई भी बहुत पारदर्शिता के साथ चल रही है। सीबीआई ने सारे दस्तावेज लेकर जिस प्रकार से कार्रवाई की, उसमें यदि कुछ अधिकारी संदिग्ध पाए गए तो उन पर भी सख्ती के साथ कार्रवाई की है। और जी 0 टॉलरेंस की भ्रष्टाचार की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार की भी है। पर सीबीआई कर रही है कार्रवाई। बीजेपी का कहना है अगर सीबीआई ईमानदारी के साथ कार्रवाई नहीं कर रही होती तो करप्ट अधिकारी को क्यों गिरफ्तार करती, कैसे गिरफ्तार करती। और इसी पर अब तेज हो गई है सियासत। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस ने आकर अटैकिंग मोड पर बीजेपी पर हमला बोला है, उससे साफ नजर आ रहा है कि अभी कुछ और दिनों तक ये मामला गरमाया रहेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने अपना ठीक कहा कि मामला अभी शुरू हुआ है और जिस तरीके से कांग्रेस ने इस मामले को उठाना शुरू किया उसके बाद देखिए चाहे अरुण यादव हो या फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, तमाम जो नेता हैं अब बस सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और ये मामला अब यहीं पर थमने वाला नहीं है। जिस तरीके से जिन अधिकारियों के जिम्मे इस पूरे घोटाले की जाँच करना थी, जब वो ही घोटाले में लिप्त हो गए, यानी उनके द्वारा ही रिश्वतखोरी की गई और सीबीआई के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। यानी सीबीआई का इंस्पेक्टर जो है वो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और उसमें न केवल सीबीआई के लोग इन्वॉल्व थे बल्कि जो जिन कॉलेजों की जांच होनी थी उन्हीं कॉलेज के संचालक जो है उस जांच कमेटी में बैठा दिए गए। यहां तक कि राजस्व की जो टीम है उनको भी इस दल में शामिल किया था और उनके लोगों के द्वारा भी रिश्वतखोरी की गई। यानी 308 में से जो जिन कॉलेजों की जांच की गई थी इस कमेटी के द्वारा, उसने 169 कॉलेजों को सुटेबल करार दे दिया गया। और इसी बात को लेकर आपत्ति जो उठाई गई थी कि जिन कॉलेजों को सुटेबल घोषित किया गया है असल में वो सुटेबल है ही नहीं, बल्कि केवल पैसे लेकर उनको सुटेबल करार किया गया। और उसके बाद अब हाईकोर्ट की सख्ती आई थी और खुद सीबीआई के बड़े अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और सीबीआई के 2 अधिकारियों सहित कुल 23 अधिकारियों को इस पूरे मामले में फिलहाल जो है वो आरोपी बनाया गया, जिसमें से 13 लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सीधे तौर पर कांग्रेस इसको सरकार से जोड़कर देख रही है, सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि केवल अधिकारी कर्मचारी नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम कुछ बड़े नेता जो है वो जो इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई करने की मांग अब बीजेपी
की तरफ अधिकारी पकड़े जाएंगे, लेकिन वो बड़े नाम कटघरे में कब सामने आएंगे? जिन बड़े नामों की शह पर ये सब कुछ हुआ है, सीधा आरोप है कांग्रेस का। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग को खत लिखकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने की मांग की है। सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव और प्रवक्ता पंकज शर्मा ने पंडित प्रदीप शर्मा पर धार्मिक आयोजनों में बीजेपी के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने धार्मिक कथाओं में पार्टी विशेष और एक नेता का नाम लेकर वोट देने की अपील की है। ये पूरा मामला महाराष्ट्र के परतवाड़ा जिले का है, जहां पर 6 से 12 मई तक उनकी कथा हुई थी। उसमें पहले दिन उन्होंने 6 मई को व्यास गादी पर बैठकर, जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम पर वोट मांगे थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था उनकी बातों से जैसे कि शिव महापुराण में ये लिखा होगा कि मोदी जी को वोट दीजिए, सनातन के नाम पर वोट दीजिए। तो चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, हाँ, हालांकि हमारे देश में धर्म के नाम पर कुछ भी बोलने की आजादी है, परंतु इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए मैंने भारत निर्वाचन आयोग से मांग करी है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए। मेरी भारत निर्वाचन आयोग से बारंबार अपील है, भारत की न्यायिक प्रक्रिया से मुझे बार बार अपील है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मामला दर्ज किया जाए, उनकी कथाओं पर रोक लगाई जाए, तभी हमारा लोकतंत्र का विश्वास हमारा जनता रहेगा। एक बार फिर से कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया है, यह कहना है बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला का। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर बीजेपी के लिए वोट मांगने के आरोप पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। शिवम शुक्ला का क्या कहना है, सुनिए। सबसे प्राथमिक चीज यह है कि अभी प्रदीप मिश्रा जी की कथा को विधानसभा के चुनाव से पहले कमलनाथ जी ने स्वयं अपने निजी जो उनका गृह संसदीय क्षेत्र है वहां में कराया था, और हमने देखा था कि उसमें पूरा कमलनाथ जी ने भरपूर प्रयास किया कि उसका राजनीतिक फायदा लिया जा सके। तो कांग्रेस जब स्वयं का सनातन विरोधी चरित्र उजागर हो जाता है तो इस प्रकार के आरोप लगा करके अपनी कुंठा और पीड़ा को व्यक्त करती है। कांग्रेस का यह आरोप प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर नहीं बल्कि सनातन धर्म के ऊपर है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने हमने कई अवसरों पर देखा है कि जनता से आह्वान किया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग सनातन के लिए करिए, और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि वह सनातन द्रोही पार्टी है, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है। और इस प्रकार के आरोप लगा करके कांग्रेस ने अपनी उसी मनोवृत्ति को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है। बैतूल महाराष्ट्र की बॉर्डर पर एक रिजॉर्ट में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रिजॉर्ट में रेव पार्टी चल रही थी। पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को जब्त किया है। हालांकि पार्टी में ड्रग्स लेने के कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले। रिजॉर्ट मालिक के अलावा पुलिस ने 45 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। रिजॉर्ट में बार बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा था। यही नहीं, पार्टी के लिए 11 बार डांसर्स को बुलाया गया था। पकड़े गए सभी लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। इस दौरान 3 थानों की पुलिस ने एक साथ रिजॉर्ट पर धावा बोला था। जो हमारा महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है मुल्ताई थाना क्षेत्र का, वहां पर एक जगह पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर कुछ अवैध शराब के सेवन में और अन्य गतिविधियों में लिप्त थे। तो स्टाफ ने जाकर जब वहां पर चेक किया, उस प्रकार की गतिविधि पाई गई है और वहां पर अवैध शराब भी पाई गई और लगभग 45 लोगों के विरुद्ध वहां पर कार्रवाई की गई है। किसी ऐप के जरिए अगर आप बाइक बुक करते हैं थोड़ा सावधान रहिए। ग्वालियर में एक बाइक चालक पर लड़की के साथ दरिंदगी करने का आरोप है। लड़की ने घर जाने के लिए बाइक बुक की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी लाल रंग की गाड़ी से आया था। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक चालक फरार हो गया। इंदरगंज थाना इलाके का यह मामला है। शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बिलासपुर में सिम्स मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फैकल्टी, जरूरी संसाधनों की कमी को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन ने सिम्स पर जुर्माना लगाया है। यही नहीं, कमीशन ने 2 महीने में जरूरी व्यवस्थाओं को पूरा करने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर सिम्स की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है। सिम्स पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 3 लाख का जुर्माना लगाया है। तो सिम्स पर ये 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा है।
और इस पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उमेश मौर्य बिलासपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। जी उमेश, बताएं। अपर्णा जी, देखिए, एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो तमाम जो मेडिकल कॉलेज है उसकी निगरानी ऑनलाइन करता है और बीच बीच में समय समय पर जहां भी कमियां रहती है उन कमियों को दूर करने का निर्देश भी जारी करता है। इसी कड़ी पे बीते दिनों सिम्स की यहां पर मीटिंग ली, उन्होंने वर्चुअली मीटिंग ली, जिसमें ये पाया कि कहीं ना कहीं फैकल्टी की कमी है, इसके साथ ही स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों, जूनियर डॉक्टरों की कमी है, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और ये कहा कि या जितनी भी कमियां हैं इसको तत्काल पूरी की जाए। इसके साथ ही यहाँ पर हड्डी विभाग है, वहाँ पर सी आर्म्स जो मशीन है वो नहीं है, जिसको उन्होंने गंभीरता से लेते हुए एक्शन लिया और 3 लाख का जुर्माना लगाया। तो कहीं ना कहीं सिम्स जो है वो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये दूरस्थ अंचलों से आने वाले जो मरीज हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके लिए एक बड़ा स्थान माना जाता है और डॉक्टर के इलाज के लिए। लिहाजा बड़ी संख्या में जो दूरस्थ अंचल के जो ग्रामीण हैं, जो मरीज हैं, वो अस्पताल में पहुंचते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं बेहतर इलाज नहीं होने की वजह से इन्हें या तो प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है या तो अत्यधिक राशि खर्च करनी पड़ती है। लिहाजा इसको देखते हुए लगातार जो है एनएमसी वो मीटिंग लेता है और तमाम जो कमियां हैं उनको दूर करने के निर्देश देता है। इसी कड़ी में जब मीटिंग हुई तो ये कमियां पाई गई। अब देखना ये होगा कि बीते 43 दिनों के भीतर इन कमियों को दूर करना होगा, निर्देश दिया है। इसके साथ ही 3 लाख का जुर्माना लगाया है। अब देखना ये होगा कि सिम्स किस तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेता है। जो डेडलाइन मिली है, समय सीमा मिली है, उसके अंतर्गत सुझाव माने जाते हैं, नहीं देखना होगा। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं भोपाल के पुराने शहर के एक मशहूर होटल में ग्राहक उस समय हैरान रह गए जब एक शख्स के खाने की थाली में कॉकरोच दिखाई दिया। घटना के बाद ग्राहक ने हंगामा कर दिया, रसोई घर तक पहुंच गए। इस घटना का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा प्रशासन से की गई है। ये मामला भोपाल के घोड़ा नक्कास के एक होटल का है। थाली में कॉकरोच आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं। किचन तक पहुंच गया ग्राहक इस कॉकरोच को अपनी प्लेट में देखने के बाद कि आखिरकार किचन में किस तरह से हाइजीन या साफ सफाई मेंटेन की जा रही है, और काफी हंगामा भी हुआ। एक तरफ गर्मी लोगों को झुलसा रही है तो दूसरी तरफ लोग पानी को लेकर परेशान हैं। खंडवा में विपक्ष के पार्षदों ने लाल चौकी फिल्टर प्लांट पर प्रोटेस्ट किया और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों ने मटका फोड़कर विरोध जताया। दरअसल पाइपलाइन के टूटने से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इस बीच वार्ड में टैंकर भी नहीं पहुंचे तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उधर बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की आंख पिचौली से भी लोग परेशान हैं। छतरपुर में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इन दिनों शहर के कई इलाकों में बिजली कटौती हो रही है तो लोग वैसे ही गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। ऊपर से पावर कट ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। घर से बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि मौसम इतना खराब है, धूप है, लेकिन घर के अंदर भी राहत नहीं क्योंकि लगातार पावर कट हो रहा है। घंटों की अघोषित बिजली ने लोगों को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया। खबरें लगातार जारी है, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।